रिकॉर्डिंग लगा लेते हैं हम। अच्छा, आज हमने हेल्थ साइकोलॉजी पढ़नी है, विच इज़ अ फेयरली इजी टॉपिक। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले भी हमारी नज़र से गुजरी हुई हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह दे विल बी सिंपलर टू ग्रास्प। ठीक है, अच्छा लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन को क्या मसला हो रहा है? यहाँ से दोबारा कनेक्ट हो रहा है, फॉर सम रीज़न ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो बेसिकली जो हेल्थ साइकोलॉजी है, इट फॉलोज द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल। ठीक है, जिसकी हमने एक दो दिन पहले भी काफ़ी डिटेल में बात की। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जी हम देखते हैं कि हाउ बायोलॉजी, साइकोलॉजी, बिहेवियर, सोशल फैक्टर्स दे इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जो इलनेस होती है ना, इट्स बेसिकली एन इंटरप्ले ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, जो कि या तो हमारी हेरिडिटरी में हो सकते हैं, या जिस तरह आजकल एक कंटेजियस वायरस फैला हुआ है वो हो सकता है। फिर कुछ हमारे पर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं, हमारी अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, हमारा बिहेवियरल एलिमेंट्स उसमें क्या है, हम सिचुएशन को अप्रेज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में है, हमारे सोशल फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मिलके हमारी ओवरऑल फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग पे असर डालती हैं। ठीक है, अगेन ये जो मॉडल है इसकी मैंने यहाँ थोड़ी सी डिटेल लिख दी है, ताकि अगर जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ। ठीक है, इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स। और अच्छा, अब अगेन देयर आर सम फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू आवर हेल्थ। कुछ बिल्कुल पर्सनल होते हैं, जो कि हमारी अपनी एज, हमारा जेंडर क्या है, हमारी इस तरह की चीज़ें। फिर आती हैं हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स, फिर कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, फिर हमारी लाइफस्टाइल, लिविंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। फिर आ जाता है बिल्कुल जो एक जेनेरिक बातें हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट, जनरली एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन है, जिस तरह हमारे यहाँ क्लाइमेट कैसा है, ये हमारी हेल्थ पे असर डाल रहा है, हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, डू वी हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, इस किस्म की चीज़ें। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोचेज हैं, बात मिलती जुलती है, लेकिन इधर हम इंडिविजुअल से कम्युनिटी पे जा रहे हैं और उसमें हम तीनों फैक्टर्स को मिला के देख रहे होते हैं। अच्छा, अब बात आती है, इसको हम बाद में देखते हैं, स्ट्रेस हमारी बॉडी को किस तरह इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ये तो हमने सुना है कि जी स्ट्रेस से आपको बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस कॉज होती हैं, और इसको एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है विच इज़ कॉल्ड साइकोसोमैटिक। इसका सिर्फ मतलब आसान सा ही है, सोमैटिक का मतलब जहाँ पर भी सोमैटिक का वर्ड आएगा इट मीन्स इट हैज़ टू डू विद द बॉडी, और साइको का मतलब ये है कि ऐसी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इलनेस जो जिनकी साइकोलॉजिकल कॉज है, वो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट साइकोसोमैटिक सिम्टम्स आर। अच्छा, अब क्या होता है जब बॉडी में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस ज़्यादा, स्ट्रेस का रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमने पहले भी देख ली कि जी ब्रेन में कुछ सर्टन ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया और ये सब कुछ हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ व्हाट हैपेंस इज जो हमें फिजिकली चीज़ें फील हो रही थी, ये तो हमारी इंटरनल रिलीज हो रही है ना, न्यूरोकेमिकल्स हैं या हार्मोन्स हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जांपल यू फील अ हेडेक, या आपको नर्वसनेस हो रही है, या इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी आपके मूड में आ रही है। ठीक है, बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी एट द रूट ऑफ देम लाइज स्ट्रेस। ठीक है, फिर आपने अक्सर देखा होगा कि आपको जब कोई स्ट्रेस जिंदगी में आ रहा हो तो आपकी स्किन उस पर रिएक्ट करती है। ठीक है, या यू गेट पिंपल्स, एक्ने, कोई स्किन कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा,
फिर आपको ये भी पता है कि बहुत सारी जो हमारी हार्ट कंडीशंस हैं वो भी स्ट्रेस की वजह से होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, इवन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर ये भी कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से आपको बॉडी पेन्स भी शुरू हो जाती हैं, आपकी जो मसल्स एंड जॉइंट्स हैं उनमें एक टेंशन होती है ना, वो हमें नज़र नहीं आती, बट इट डिपॉजिट्स इटसेल्फ इन द बॉडी समवेयर, ठीक है। उसकी वजह से हमें हमारी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम है वो कम होना शुरू हो जाती है, और हमारी जो एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हम स्टमक की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा, किसी चीज़ के बारे में एकदम से स्ट्रेस या एंजाइटी हो तो फौरन से आपके पेट पे उसका असर आता है, ठीक है। यू फील एन अर्ज टू गो टू द वॉशरूम, ठीक है, या आप फील करते हो कि आपका जो है ना वो स्टमक लूज है, इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। सो फॉर सम पीपल इट अफेक्ट्स देयर स्टमक, या कुछ लोगों को फौरन दिल दिल का दौरा पड़ जाता है, जैसे अक्सर हमें फिल्मों और ड्रामों में दिखाते हैं ये चीज़, किसी की बुरी खबर सुनी और साथ ही जी हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। So these things are not very far from the truth. अच्छा, इसी तरह कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, लाइक फॉर वुमेन स्पेशली उनकी जो सारा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर उनको कोई स्ट्रेस हो। इसी तरह सेम गोज फॉर मेल्स, उनके भी जो सारी रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। फिर आजकल जो हम बहुत सुन रहे हैं कि जी स्ट्रेस लोगे तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। आवर एबिलिटी टू फाइट बैक और रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, वो जो है ना उसको हिंड्रेंस होती है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो हमें ज़्यादा वल्नरेबल करते हैं किसी भी इलनेस पे, किसी भी डिजीज़ पे। उसमें मेंटल इलनेस भी आ जाती है, फिजिकल इलनेस भी आ जाती है, और हमने बात की कि मेंटल फिजिकल इलनेसेस की अक्सर जो रूट कॉज होती है वो स्ट्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स में अगेन यहाँ पर इन्होंने इस तरह लिस्ट डाउन कर दिए, बट आप इसको कैटेगराइज भी कर सकते हो, ठीक है। कौन से इसमें से जो है वो सोशल हैं, कौन से बायोलॉजिकल हैं, कौन से ये हैं, कौन से वो हैं, ठीक है। जिस तरह एकेडमिक फेलियर एक सोशल फैक्टर हो गया, ठीक है। बर्थ कॉम्प्लिकेशन एक बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। इसी तरह यू आर केयरिंग फॉर इल पेशेंट्स, फिर अगर आप बचपन में कोई ट्रॉमा से गुजरे हैं, अब्यूज, नेग्लेक्ट, उसकी वजह से हो सकता है। आपकी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ये आपके सोशल फैक्टर्स में आ गए, ठीक है। आपका बर्थ वेट कितना था, कितना नहीं था, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हमने ऊपर बात कर ली। फिर आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर ज़ाहिर है लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का कोई बंदा होगा तो उसके लिए एक्सेस टू हेल्थ केयर एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसमें अवेयरनेस, वो एजुकेशन या वो चीज़ें नहीं होंगी। इवन अगर हम कहते हैं कि जी अच्छी डाइट लें, न्यूट्रिशन लें, तो somebody with a low socio economic status will have a hard time, ठीक है, उन चीज़ों को कोप करने में। इसी तरह से बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इलनेस से कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं? एक रेगुलर एक्सरसाइज करना, आपकी कम्युनिटी में कितनी सपोर्ट है, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें हर तरह की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देखो हालात ख़राब होते हैं तो फ़ौरन जो है ना वो ज़्यादा जो प्रोन इंडिविजुअल्स हैं उनको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। अब ये जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से सो मेनी पीपल हैव हैड ट्रिगर्ड रिस्पॉन्सेज। वाई? बिकॉज एक एनवायरनमेंट ऐसी बन गई, ठीक है। फिर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अगर आपके पास होगी तो यू विल फील मोर एम्पावर्ड, ठीक है। फिर अगेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से लिंक्ड है सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। जिसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी उन्होंने नहीं लिखी हुई, मैंने नीचे लिख दी हैं। वन इज एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका क्या मतलब है? ये इसी पॉइंट से लिंक्ड है, फीलिंग्स ऑफ मास्टरी एंड कंट्रोल। हमने इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस पढ़ा था जब हम एट्रीब्यूशन पढ़े थे। अगेन यू हैव टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स इन डिफरेंट एरियाज इन साइकोलॉजी, ठीक है। अब बात वही है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि आप खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हो उस चीज़ के लिए। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा दिया। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जिनको कोई मसला होता है वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं जी, हमारी तो किस्मत ऐसी है, नहीं जी ये तो होना ही था, हम तो कुछ नहीं कर सकते। दे फील हेल्पलेस, ठीक है। इसको कहते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। आपने हेल्पलेसनेस अपने ऊपर लाजिम कर लिया, आपने उसको लर्न कर लिया, ऑल्दो यू वर नॉट दैट मच हेल्पलेस, ठीक है। एक सर्टन लिमिटेशंस होती है हमारी कि हम मजबूर होते हैं हालात से, या हमारी किस्मत है, वो सब उनका रोल है। बट ओवर पावर कर देना किसी एक चीज को, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है।
अच्छा, अब जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा ना, दे विल टेक कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। वो अपनी जिंदगी को कहेंगे कि हम वी आर द मास्टर ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है। हम कोई पैसिव रेसिपिएंट्स नहीं है कि हम बैठ के भी अफसोस करें कि जी ये तो हमारी किस्मत ऐसी है और हमारे साथ तो ये होना ही था और ये और वो, ठीक है। दे बिलीव इन एक्शन, दे बिलीव इन डूइंग समथिंग। तो वो लोग ज्यादा जल्दी इलनेसेस से और स्ट्रेस से निकल आते हैं जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है। इसी तरह ऑप्टिमिज्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। सम पीपल लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। कुछ लोग हमेशा से चीज़ों को एक नेगेटिव लेंस से देखते हैं कि नहीं जी ये हो रहा है तो देखना कुछ बुरा ही होगा, दे हैव पेसिमिज्म, ठीक है। फिर ऑब्वियसली आपका लिटरेसी रेट, आपकी अगेन पेरेंटिंग, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है। पॉजिटिव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा है आपका, ठीक है। आपकी फिर ये पर्सनल फैक्टर आ जाता है कि आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, आप कोप कैसे करते हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने आपसे ये कुछ पूछना पूछना था चाह रहे हैं जिस आप? तरह। जी जी, मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ आवाज आ रही है आपको? रही। जी आप बोलो। अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था जिस तरह आप कह रही थी ना कि लोग मतलब कह देते हैं कि ये होगा, तो ये जो अक्सर औकात होता है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा हो जाता है, या वो जो हमारे यहाँ मिथ्स हैं, तो ये भी इसी चीज में आता है। हाँ, आप कह सकते हो कि ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में ये जितने भी सुपरस्टिशंस हैं कि आपने अपने ऊपर से तो हटा दी ना जिम्मेदारी। आपने कह दिया जी जी फलां कि एक्सटर्नल इवेंट था, एक काली बिल्ली मेरे रास्ते से गुजर गई तो मेरे साथ ये बुरा हो गया, या फलां बंदे ने ऐसे कर दिया, या देखो आज का तो दिन ही बुरा था। ये सब चीजें आती हैं एक पैसिव तरीके से जिंदगी को लेकर चलने के। पैसिव बन गए ना आप, क्या आपके साथ हो रहा है सब कुछ, आप खुद कुछ नहीं कर रहे, आपके पास कोई अपनी इंटेलिजेंस, कोई कोपिंग एबिलिटीज नहीं है, ठीक है। अगेन वही बात आ गई, रिजिलियंट कोपिंग कैसी आप हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह जो है ना वो स्ट्रेस से कोप किया जाता है। अच्छा, इस किस्म की चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? इट्स बेसिकली एन एंग्शियस और थ्रेटनिंग फीलिंग, जो कि आप किसी भी सिचुएशन को जब अप्रेज करते हो तो आपका वो रिएक्शन होता है, ठीक है। और आप अप्रेज क्या कर रहे होते हो? एक थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई, ठीक है, आपके सामने शेर आ गया और आप अपनी एबिलिटी टू कोप विद इट उसको असेस करते हो। जब आपको लगता है कि आपकी एबिलिटी कम है और जो सिचुएशन की डिमांड है वो ज्यादा है, तो यू फेस स्ट्रेस, ठीक है। जिस तरह अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि जी CSS के जो एग्जाम्स है ना वो 2 महीने पहले शेड्यूल हो गए हैं, आपको लगेगा कि मेरी तो इतनी तैयारी नहीं है, और जो सिचुएशन की डिमांड है, जो क्वेश्चन जो एग्जाम की डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा तैयारी, स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेस जो है ना उसके दो टाइप्स हैं, एक नेगेटिव स्ट्रेस, एक पॉजिटिव स्ट्रेस। हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव ही होता है, बट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रेस, जो कि वाकई में एक नेगेटिव स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आपको एक फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी, टेंशन, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक्यूट एंजाइटी यानी कि एक सिवियर फॉर्म जिसकी वजह से आप प्रेशर फील करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी स्ट्रेस में आके कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं, दे गो फॉर एंडिंग देयर ओन लाइव्स, ठीक है, एक्सट्रीम पे अगर हम बात करें। अब यू स्ट्रेस क्या होता है? इट्स अ पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो आपको प्रोपेल करता है टुवर्ड्स एक्शन, ठीक है। जिस तरह कंपटीशन की फीलिंग जो हमें आती है, अभी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करते हैं, हम उसकी अगर एग्जांपल लें, सिंस यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो इसमें आपको कई दफ़ा एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। आप अपने फेलो एस्पायरेंट से बात करो ना और वो कहे यार मैंने तो इतनी तैयारी कर ली है, मैं तो ऐसे करूँ, उससे बात करने के बाद आपको एक पॉजिटिव फीलिंग होगी कि यार मैंने भी कुछ करना है, और आपको आप उसको एक चैलेंज लोगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जो स्ट्रेस होता है इट मोटिवेट्स यू, ठीक है। अच्छा, अब जो स्ट्रेसेस हैं ज़िंदगी में, दे कम इन मेनी फॉर्म्स, वो बहुत ट्रिवियल भी हो सकते हैं, जैसे कि बीइंग लेट, ठीक है, या कोई काम सही से नहीं हुआ, या आप काम कर रहे थे एकदम लाइट चली गई। अब तो खैर ऐसा नहीं होता, वी हैव लैपटॉप्स एंड बैकअप्स, लेकिन जिस ज़माने में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते थे उस पर अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया, लाइट चली गई, तो बस आप कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है। इस तरह के स्ट्रेसेस। फिर कुछ बहुत ही मेजर स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है, जिस तरह अगर फ्लड आ गया और आपकी पूरी जो लाइवलीहुड थी वो तबाह और बर्बाद हो गई, ठीक है। इस तरह अगर हम सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की बात करें तो वो एक इंतहाई इमोशनली स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं अगेन, जैसे मैंने पहले बात की कि स्ट्रेसेस हमेशा नेगेटिव नहीं होते, हो सकता है क्योंकि कंपटीशन हो उसमें आपको अगर एक स्ट्रेस फील हो रहा है
तो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे। जैसे आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, आप किसी के सामने बोल नहीं सकते, सोशल फोबिया आपको, लेकिन अगर आप उसको ओवरकम कर लो तो यू नो कि यार कुछ भी नहीं होगा एंड आई विल डिजर्व सम अप्रिसिएशन फॉर दैट। ठीक है, ऑडियंस को तो नहीं पता कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, अगर मैं जाके परफॉर्म कर लेता हूँ तो हो सकता है मुझे कोई प्राइज मिल जाए। जिस तरह अगर आप डिबेट्स में जा रहे हो या आपने अगर कोई जाके कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर सकती है। लेकिन अगर एक किसी भी किस्म का स्ट्रेस अगर एक्सटेंडेड होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इट कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। ठीक है, अच्छा, अब हमने बात की कि हम स्ट्रेस को एवेलुएट कैसे करें। बात असल यही है ना कि हम एक सिचुएशन को किस तरह से कहाँ रख रहे हैं, हाउ आर वी अप्रेजिंग इट, हाउ आर वी अटैचिंग मीनिंग टू इट, हम उसको क्या वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब 3 तरह के अप्रेजल्स होते हैं। एक हार्म अप्रेजल जिसमें आपको वो लगता है कि यार ये इस सिचुएशन में मेरा कोई नुकसान हो गया है और ऑब्वियसली इट रिजल्ट्स इन फीलिंग्स ऑफ लॉस, सफरिंग और नेगेटिव इमोशन। जैसे कि आप का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया एंड यू हैव सफर्ड सम इंजरीज, ठीक है, या आपकी कोई कीमती चीज़ है उसका कोई लॉस हो गया, कोई आपकी पर्सनल बिलोंगिंग है वो चोरी हो गई है, गुम हो गई है। ठीक है, तो ये आपका एक आगे, इससे जाहिर है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद आता है थ्रेट अप्रेजल। इसमें हमने जैसे पहले बात की, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी एंजाइटी और फियर जो है वो पीक कर जाए। ठीक है, आपको लगे कि ये दिस इज अ थ्रेट टू योर वेल बीइंग। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु फील एंक्शस अबाउट नीडल्स, ठीक है, और उनको पता आज उनका एक ब्लड टेस्ट होना है, आज उन्हें हॉस्पिटल जाना है अपना कुछ चेकअप करवाने, तो उनके लिए वो एक थ्रेट, वो सिचुएशन को एज अ थ्रेट प्रेज करेंगे कि ओके दिस इज अ थ्रेट टू आवर इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल इसमें जाहिर है कोई बहुत मेजर, अगेन स्ट्रेसेस जो है वो माइनर भी होते हैं, मेजर भी होते हैं। यहाँ पे आप कोई और इस तरह की कैटास्ट्रोफिक बात भी सोच सकते हो, एग्जाम्पल वॉर हो सकती है या इस तरह की कोई चीज़। ठीक है, चैलेंज अप्रेजल क्या होता है, ये सबसे मजे की चीज़ है। इसमें यू हैव अ पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की कि आप कहीं कम्पीट कर रहे हो, आपने कहीं पे कुछ जाके प्रेजेंट करना है और आपको लग रहा है कि अगर आप अच्छा बोल लोगे तो ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करेगी, हो सकता है आपको कोई अवार्ड मिल जाए, कोई ट्रॉफी मिलनी हो। ठीक है, तो दैट कैन बी अ चैलेंज फॉर यू। आप उस सिचुएशन को देखोगे, स्ट्रेस आपको हो रहा होगा हल्का हल्का, लेकिन अगेन इट विल बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस और वो आपको एनर्जी देगा, एक्साइटमेंट देगा ताकि आप वो एक्शन लो। ठीक है, और ये नॉर्मली इतना नेगेटिवली स्ट्रेसफुल नहीं होता, आप उसको ओवरकम कर लोगे। ठीक है, मैं आपको ये अप्रेज करके कि दिस इज अ चैलेंज फॉर मी एंड आई हैव टू ओवरकम इट। अच्छा, आप मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। एक तो जी मॉडल है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, ये कहता है कि अगर हम व्हेन वी आर एक्सपोज्ड टू सम स्ट्रेसर तो हमारे 3 फिजियोलॉजिकल स्टेजेस आते हैं। ठीक है, अब दिस इज वेरी सिमिलर टू फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, जब हमने ऑटोनॉमिक और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की। ठीक है, मैंने इमेज भी ऊपर अटैच की है, वो यहाँ मैं अटैच कर दूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बात। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये कहता है कि जब तो पहला स्टेज होता है अलार्म का, जहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है फौरन से, हमारा एक इनिशियल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जिसमें हमारी बॉडी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और हार्ट रेट इंक्रीज होगा, पाल्पिटेशंस होंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि रेजिस्टेंट स्टेज वो कहता है वो तब आता है जब वो अलार्म्ड स्टेट, उतना अलार्म्ड तो नहीं रहा, थोड़ा सा वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल कंज्यूम कर रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, हमें उस वक्त एहसास नहीं हो रहा होता, बट इट्स स्टिल पंपिंग, द ब्लड इज स्टिल पंपिंग एंड वी आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ अलर्टनेस। ठीक है, हम हाई अलर्ट पर हैं। तीसरी स्टेज आती है एग्जॉस्शन। इसमें वो कहता है कि जब रेजिस्टेंस का स्टेज इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए कि हमारी बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करे कि वी फील ओवरवेल्म्ड। ठीक है, हमारे मसल्स इतने टेंस हो जाएं कि द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इट लीड्स टू अ बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब है एक कंप्लीट एग्जॉस्टन, आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, आपको लगेगा बस यू कांट डू इट एनी मोर। अक्सर आपने देखा होगा, आप बहुत कोई स्ट्रेसफुल काम कर रहे हो तो आपको एकदम लगता है यार अब आई कांट डू दिस एनी मोर, और वो एक कोलैप्स वाली जो स्टेज आ जाती है ना आपकी, दैट्स बर्नआउट। ठीक है, ये हो गया जी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। इसके बाद आ जाता है थोड़ा सा एक अगेन गोइंग बैक टू द, जी आप कुछ कहना चाह रहे हो?
फायजा आपका माइक ऑन है, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? अच्छा आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस, इसको हम एचपी एक्सेस भी कहते हैं। प्लीज माइक म्यूट कर दो अगर कुछ बोलना नहीं है तो। अच्छा, HP axis क्या करता है? Basically, it's an interaction between the hypothalamus, the pituitary and the adrenal glands. ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करती है, ये तीनों जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जी जो HPA सिस्टम है, रिलीजेस द कॉर्टिसोल हार्मोन, जो हमें पता है कि एड्रिनल ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, व्हिच इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ बोथ द किडनीज। उसके बाद जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो यू आर प्लेस्ड इन, आप जब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई सोशल जजमेंट है या किसी ने आपको एवेलुएट करना है, जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, तब जो है ना यू विल बी अंडर एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस, तो ये बहुत हाई अमाउंट में रिलीज हो रहा होगा। फिर क्या होगा, द हायर एंड मोर प्रोलॉन्ग लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल इन द ब्लड स्ट्रीम आर फाउंड इन दोज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक स्ट्रेस। ठीक है, जिन लोगों को क्रॉनिक स्ट्रेस होता है उनका, हमारा तो ये होता है ना कि हम एक सिचुएशन में गए, एक सोशली जहाँ हमें जज किया जा रहा था, ये वैल्यूएशन हो रही थी हमारी सोशली, तो उधर हमारा कॉर्टिसोल इंक्रीज हो गया एंड देन वील गो बैक टू नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि बॉडी हमारी इसी तरह चलती है, होमोस्टासिस मेंटेन करके रखना होता है उसने। लेकिन जिन लोगों को क्रॉनिक स्ट्रेस या क्रॉनिक एंजाइटी होती है, उनकी बॉडी में हर वक्त कॉर्टिसोल का ज्यादा अमाउंट रहता है, प्रोलॉन्ग्ड लेवल्स होते हैं उसके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा HPA एक्सिस के, जो इन तीनों ग्लैंड्स जो है ना वो कॉर्टिसोल को रिलीज कर रहे होते हैं इन रिस्पॉन्स टू सम स्ट्रेसर। अच्छा, आगे बात आती है कि कई दफ़ा ऐसी हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है ज़िंदगी में विच इज़ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है? दो अपोजिंग हमारे पास ऑल्टरनेट्स थे, हमने उनके बीच में एक डिसीजन लेना था, तो हमारे जहन में क्या आ गया, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस आ गई या एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, डिसोनेंस का मतलब कि डिफरेंस या एक अगेन एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई। ठीक है, जैसे कि हमें चूज करना था, डू यू वांट टू गो आउट विद फ्रेंड्स या हम घर बैठ के अपने एग्जाम के लिए पढ़ें। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि हम क्या करें दोनों ऑल्टरनेट्स में से। वो कहते हैं कि जो हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग मोटिव्स होते हैं ना, दे रिजल्ट फ्रॉम टू थिंग्स। जिस तरह यहाँ पर एक तो आपकी यू वांट टू सोशलाइज, दूसरी कि आपने जी अपना काम करना है। इस तरह की सिचुएशंस में दे बिकम मेजर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ये तो सिंपल सी एग्जांपल है, आप इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो। अब वो कहते हैं कि जो चॉइसेस होती है ना कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर, वो 4 कैटेगरीज की होती हैं। ठीक है, हम उनको देख लेते हैं। पहली तो है जी अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दो इक्वली अट्रैक्टिव ऑप्शंस थी, उनमें से आपने एक चूज करनी है, आप दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह आप कहो कि मुझे कॉन्सर्ट पे जाना है या मुझे किसी कोई गेम अटेंड करनी है, आपकी फेवरेट टीम खेल रही है, आपने वो देखना है, दोनों तरफ से आपको इक्वली जो कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव ऑप्शन है। या जिस तरह आप इसको लाइफ डिसीजंस में भी ले सकते हो कि दो इक्वली अच्छे आपको जॉब ऑफर्स आ गई हैं। ठीक है, फर्ज करो कि आपका कोई और आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो भी आपने क्लियर कर लिया और आपका जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब आप दोनों को बैठ के एवेलुएट करोगे, यार दोनों ऑप्शन बहुत अच्छी लग रही हैं, हो सकता है वो जॉब जो गवर्नमेंट की आपकी आई है वो आपके फील्ड की हो, तो आपके लिए वो प्लस उसमें हो गया, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की जॉब है वो वैसे आपका एम है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस। दूसरी चीज आती है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस अब ऐसी दो चीजें जिनको आप दोनों को ही अवॉइड करना चाहते हो, दोनों ही, तो कहते हैं ना कि इक्वली वर्स सिचुएशंस हैं, उन दोनों में से आपने लेस वर्स चूज करनी है। जैसे खाने में कोई दो ऐसी चीजें पड़ती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आप उनमें से देखते हो अच्छा यार चलो अब कौन सी वाली है जो मुझे थोड़ी सी कम बुरी लगती है वो मैं खा लूँ। ठीक है, ये जिस तरह आपने कोई दो ऐसे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, दोनों ही आपको नापसंद है, दोनों आपको समझ में नहीं आते, लेकिन मजबूरी आपने करना है। ठीक है, अच्छा फिर आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ये होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें एक एलिमेंट डिजायरेबल है और एक अनडिजायरेबल है। ठीक है, जिस तरह ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है व्हेन यू हैव टू लाइक, जिस तरह आप जब किसी को प्रपोज कर रहे होते हो, तो किसी भी टाइप का वो प्रपोजल हो सकता है, इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी प्रोफेशनल, या तो एक्सेप्टेंस आएगी या रिजेक्शन आएगी, लेकिन आपने वो रिस्क तो लेना है। ठीक है, जिस तरह आप एग्जाम दे रहे हो, अगेन एग्जाम की एग्जांपल लेते हैं, अगर आप पास कर लोगे तो यू विल बिकम अ CSP ऑफिसर, नहीं करोगे तो आपको एक रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी या डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो ये आपका आगे अप्रोच अवॉइडेंस, काम आपने करना ही करना है, बस उसका एक डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस है, एक उसका अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है,
फिर डबल अप्रोच अवॉइडेंस में आता है कि ऐसी मल्टीपल सिचुएशंस आ गई जिसमें आपको ये चीज़ चूज करनी पड़ गई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने स्ट्रेस की बात की, हाउ डू वी कोप विद स्ट्रेस। अब इसकी वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी, अगर आप एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करो या हेल्थ साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करो, देयर विल बी अनलिमिटेड वेज टू कोप विद स्ट्रेस, ठीक है। वो हर बंदे का एक डिफरेंट तरीका होता है, उसको क्या सूट करता है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेस में हों तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारी बात सुनो, ठीक है, उनको बात करके सुकून मिलता है। कुछ लोगों को बिल्कुल वो अकेले रहना पसंद करते हैं। सो देयर आर लाइक बिलियंस ऑफ वेज, ठीक है। 3 कैटेगरीज को हम फिलहाल स्टडी करेंगे। वन इज अप्रेजल फोकस्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने बात की हम चीज़ों को अप्रेज करते हैं, ठीक है, हम सिचुएशंस को एवेलुएट कर रहे होते हैं, और कहते हैं सटल और एक ऑटोमेटिक तरीके से हो रही होती है कि हम कई दफ़ा कॉन्शियसली भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, अब हमने अगर एक सिचुएशन को अप्रेज कर लिया कि यार ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, ये तो जिस तरह आप अगेन सीएसएस एग्जाम की एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी लक फैक्टर है, हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी ऐसी अप्रोच होगी तो जाहिर है कि आपको स्ट्रेस होगा, यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता, हेल्पलेसनेस फील होगी ना आपको, यार मैं तो कितनी भी मेहनत कर लूँ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स लक। लेकिन अगर आप उसको मॉडिफाई करते हो, बिल फर्ज आप कहते हो कि नहीं यार मेरी अपनी जो हार्ड वर्क है वो तो मेरे हाथ में है ना, बाकी चीज़ें दे आर नॉट इन माई कंट्रोल, वो एक्सटर्नल हो गई, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया कि एग्जामिनर का मूड कैसा होगा, पेपर कितना टफ आएगा, और जी लक फैक्टर कितना होगा, मेरे साथ कितने और लोग वो सब्जेक्ट उठा रहे हैं, इस तरह की बातें, ठीक है। लेकिन देर आर सर्टन थिंग्स विच आर स्टिल इन योर कंट्रोल। तो आप अगर अपना उस थॉट पैटर्न को मॉडिफाई करते हो, कल हमने जैसे बात की कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, कॉग्निटिव एरर्स, हमारे जो बायसेस होते हैं हमारी कॉग्निटिव अप्रेजल्स के अंदर, उनको हम कैसे मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर ये बात हो रही है, ठीक है। व्हेन यू चेंज द वे यू अप्रोच अ प्रॉब्लम, आपका उसके हिसाब से रिस्पॉन्स भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बैठ के सोचो नहीं यार उन एक्सटर्नल चीज़ों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, जिस तरह आप दूसरे लोगों के ओपिनियन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है आपके इस लाइफ डिसीजन को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हो कि यार देखो ये कितना बेवकूफ़ है, ये अपनी जॉब छोड़ के जो है वो सीएसएस की, वो तो इतना रिस्क है, वो तो गैम्बल है, आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, ठीक है। बट इफ यू चेंज द वे यू आर लुकिंग एट इट, आपको कि नहीं यार मेरे लिए ये एक डू और डाई सिचुएशन है, ये रिस्क मैंने लेना है, इट्स वर्थ इट, या ये मेरी अपनी लाइफ का डिसीजन है और आई थिंक आई एम केपेबल इनफ कि मैं इसमें करूँ परफॉर्म, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ले लिया, आपने अपने ऊपर उसको ले लिया, अपनी हार्डवर्क, अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स के ऊपर उसको रिलाई करो, ठीक है। तो यू विल फेस मोर मतलब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, ठीक है। फिर आती है प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजी। इसमें आप क्या करते हो, यू ट्राई टू फिक्स द रूट कॉज, ठीक है। आप कहते हो कि प्रॉब्लम असल में आई कहाँ से, हम उसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह ये अक्सर हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं, जब कोई मसला मसाइल आता है तो हम कहते हैं अच्छा मिलके बैठ के बात करते हैं कि सोर पॉइंट क्या है बात का, ठीक है। दैट्स हाउ यू रिजॉल्व द सिचुएशन, और फिर स्ट्रेस जो है वो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है हमारी इमोशन फोकस्ड स्ट्रैटेजी। इसमें हम फोकस करते हैं कि जो हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद जो इमोशनल डिस्ट्रेस फील हो रहा है, हम जो डिस्टर्ब हो रहे हैं साइकोलॉजिकली, हम उसको फेस हाँ करें, हम उसका कोई सोल्यूशन ढूंढें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी मॉडिफाई द इमोशंस दैट अकम्पनी स्ट्रेस बाय रिलीजिंग, डिस्ट्रैक्टिंग, मैनेजिंग। जिस तरह हमने ऊपर बात की, कोई लोग चाहे वो किसी से बात करके बेहतर फील करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, वी टॉक टू समबडी अबाउट इट एंड वी फील बेटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अपने इमोशंस को रिजॉल्व किया, प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं था, अभी हमने प्रॉब्लम पे काम नहीं किया, वी जस्ट फोकस्ड ऑन हाउ वी आर फीलिंग अबाउट इट। और जनरली क्या होता है कि जब हमारी फीलिंग बेहतर हो जाती है, हम थोड़े से क्लियरली सोच सकते हैं, रैशनली डिसीजन ले सकते हैं, जो भी हमने ऊपर चीज़ें डिस्कस की, हम अप्रेज बेहतर कर सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर कर सकते हैं अगर हमारे इमोशंस इंटैक्ट होंगे, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे तो ज़ाहिर है कि हम फिर उसी चीज़ को लेके बैठ जाएंगे, वील प्रॉब्ली फील लाइक क्राइंग, या हम चीखना चिल्लाने की कोशिश करेंगे, तो हम इतनी अच्छी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकेंगे। तो इमोशन फोकस्ड स्ट्रैटेजी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात रोल ऑफ सोशल सपोर्ट की। दिस इज समथिंग वेरी जो कहते हैं ना कि बड़ी आसानी से समझ में आने वाली बात है ये, कि जाहिर है कि जब आपके पास सोशल सपोर्ट होगी तो आपका जो स्ट्रेस कोपिंग है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है। सोशल सपोर्ट में क्या आता है कि जी आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो आपका सोशल नेटवर्क है, अब हमारे अगेन आई विल टॉक अबाउट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था, आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं, जहाँ पर लोग अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगियां गुजारते हैं, 18 साल के बाद उनकी अपनी एक लाइफ शुरू हो जाती है जिसके लिए वो खुद अकाउंटेबल होते हैं, उस माहौल में, उस माशरे में सोशल सपोर्ट मिलना और उसकी अवेलेबिलिटी होना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वेस्ट में कॉन्सेप्ट है, इवन वहाँ पर थेरेपी
एनिमल्स का कॉन्सेप्ट है कि आप थेरेपी लेने जाते हो, वहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं थेरेपी प्रोवाइड करने में। उनकी प्रेजेंस जो है ना वो आपको हेल्प करती है डील करने में, या दे कम एंड कडल यू, दे हग यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक सोशल सपोर्ट नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है जितना कि हमारी एशियन सोसाइटीज़ में है, जहाँ पे कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, ठीक है। इधर हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, इवन व्हेन वी आर एडल्ट्स वी स्टिल लिव विद आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए एक सोशल सपोर्ट हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग्स हो सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारे सिबलिंग्स एक घर में रह रहे होते हैं, ठीक है। अगर अनमैरिड सिबलिंग्स हैं वो एक घर में रह रहे हैं, वहाँ पे तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। यू लिव विद योर पार्टनर, पार्टनर्स भी आपको जो है वो परमानेंट इतने नहीं होते वहाँ पे, तो मल्टीपल उनके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात आ गई। फिर ये कि सोशल सपोर्ट इमोशनल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, टैंजिबल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी, फाइनेंशियल भी, इसकी कई टाइप्स हैं, ठीक है। सिर्फ कोई बंदा आपकी बात सुन ले, आपको कोई गाइडेंस दे दे, दैट कैन बी योर इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, फिर स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि आपका साइज क्या है, नेटवर्क का कितने लोग अवेलेबल हैं, और फंक्शनल का मतलब है किस टाइप की वो सपोर्ट आपको देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप अगर किसी यू फेस्ड सम जॉब लॉस फॉर एग्जांपल, क्या आपके सोशल नेटवर्क में ऐसे लोग हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए कोई असिस्टेंस दे सकें, कोई लोन दे दें, कोई आपका बिजनेस लॉस हो गया, आपका कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर दे फाइनेंशियली, ठीक है। या आपके पास कोई फिजिकल वो है मसला, you've lost your house, ठीक है, या आप रेंट नहीं पे कर पा रहे, इस तरह के मसाइल से आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कॉजेज भी होते हैं स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा, ठीक है। खास तौर पे हमने जैसे बात की इकोनॉमिक डिपेंडेंस अगर एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस या इकोनॉमिक जो स्ट्रगल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट या इस तरह की चीज़ें, ऑब्वियसली दे आर रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। फिर ये कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स और ये सब चीज़ें, सोशल सपोर्ट जो है ना वो इनकी सक्सेसफुल मैनेजमेंट में हेल्प करती है। अगेन इसमें सारी वही बातें हैं कि अगर आपके फ्रेंड एंड फैमिली अवेलेबल होंगे इन टाइम्स ऑफ नीड, तो इट विल हेल्प इन योर फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग। आपकी जो एक सेल्फ इमेज है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, एंड दे आर बेसिकली अ कुशन, a buffer, a support against which you can fall, ठीक है, जो भी कोई एडवर्स लाइफ इवेंट्स होते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आपको क्वेश्चन हो तो बताएं। अच्छा, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वेस्ट में सोशल सपोर्ट ग्रुप्स का बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप उनकी मूवीज वगैरह देखो तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, ठीक है, इस तरह के लोग हैं, उनको अक्सर दे हैव दिस जो उनका रिहैब सेंटर होता है उसमें उनके सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। पीपल हु आर फाइटिंग विद वेट लॉस, ठीक है, उनके लिए कोई सेंटर्स ऐसे बने होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स। अगेन उनकी सोसाइटी इस तरह की है कि इट हैज़ डिफरेंट डिमांड्स, ठीक है। हमारे यहाँ इस तरह से डिफरेंट है, ठीक हो गया। फिर बाकी ये रिसर्चेस वगैरह ये आप ऐड कर सकते हो, अगर आप इस पर थोड़ा सा पढ़ो तो आपको बहुत सारी रिसर्चेस मिलेंगी विच शो दिस। मैंने नीचे एक दो चीज़ें लिखी हैं कि जी पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड हार्ट डिजीज हैव हायर सर्वाइवल रेट्स अगर उनका सोशल सपोर्ट नेटवर्क अच्छा हो। फिर अगेन सोशल सपोर्ट एंड वेलबींग का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और हमने जैसे इनवर्स और उसकी बात की थी, व्हाट डू यू कॉल इट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप की बात की थी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर की हुई हैं और इट्स क्लोजली लिंक्ड टू नॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट था असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, उस पर आपने परेशान नहीं होना, इट्स जस्ट द सेम जो हमने कल पढ़ा, ठीक है। वही सारे स्टेप्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं। आप कैसे एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, एक हेल्थ प्रोफेशनल किस तरह आपको एवेलुएट करा होता है, आपकी हिस्ट्री लेगा, आपका कुछ टेस्ट करेगा, ठीक है, उससे फिर वो डायग्नोसिस करेगा। डॉक्टर्स भी अमूमन ऐसे ही करे होते हैं, ठीक है। पहले आपको आपका चेकअप करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, कुछ आपके डिफरेंट जो भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं उनको असेस करेंगे, ठीक है। एंड देन दे विल कम टुवर्ड्स अ डायग्नोसिस, उसके बाद वो मैनेजमेंट प्लान बना लेंगे उसका। तो इट वर्क्स द सेम वे। चलें जी, कोई सवाल नहीं है तो लेट्स एंड। मैम, हाँ जी। हाँ मैम, आवाज़ आ रही? जी आ रही।
अच्छा सर मैम, लास्ट टाइम वो थोड़ा हैंग हो गया था तो मैं बात नहीं कर सकी। अच्छा मैम, ये इसमें हेल्थ साइकोलॉजी में जो है थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज वगैरह है, तो इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं पेपर्स में? मतलब एक तो मॉडल ऑफ स्ट्रेस हो गया, एक सॉलिड टॉपिक है, तो बाकी इस तरह हाँ ये बिल्कुल मुझे ये थोड़ा तो सा सोशल साइकोलॉजी की तरह लग रहा है कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, थोड़ा सा हमें उनको पढ़ना है। तो पेपर में किस तरह से हाँ क्वेश्चंस आते हैं? इसके क्वेश्चंस वैसे इतने नहीं आते, लेकिन हाँ मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस पे ये बायो साइको सोशल मॉडल और इलनेस के क्या फैक्टर्स हैं जो हम, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस फैक्टर्स पे किया है कि क्या है जी ये सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, पर्सनल फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, ये चीज़ें ठीक है। और इसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट, 4 हमने टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़े, ये आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, अप्रोच अवॉइडेंस, इस तरह की चीज़ें आती हैं इसमें। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकरिंग टॉपिक नहीं है ये, तो अच्छा, इसलिए इसको जो है ना हमने जल्दी जल्दी देख लिया है कि बिल्कुल कोई सोशल चीज़ रह ना साइकोलॉजी की जाए। तरह ही है ये। हाँ आप कह सकते हो, कह सकते हो। इसमें जो समझा मैं। हेल्थ वाला सेक्शन है दैट्स सिमिलर टू दिस। ओके, थैंक यू। चलो अच्छा मैम, ओके। एक और बात, वो पेपर में जो है आपने कहा था कि लास्ट 3 चैप्टर्स नहीं आएंगे, जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होना है फाइनल नहीं एग्जाम? नहीं बिल्कुल भी नहीं। यास्मीन ने पूछा था अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, मैंने उसे कहा था सब कुछ कवर हो गया सिवाय लास्ट 3 टॉपिक्स के। अच्छा, वही कवर क्या पूछा? मैं सोचा पेपर का, मैंने शायद हाँ पेपर में। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं पेपर में हम सब कुछ ही कर लेंगे ना इंक्लूड। वैसे तो लास्ट 3 में से आई सी, अभी मैंने बनाया नहीं पेपर कि किस तरह के क्वेश्चंस ऐड करने। आई वुड वांट के पेपर में वही क्वेश्चंस ऐड हों जो कि कॉमनली अकरेंगे, ताकि आप लोगों की तरह तैयारी सही। सही से हो जाए। बट आई सी किस तरह से करते हैं, ठीक है।